प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के रसायन विज्ञान के चैप्टर 3 धातु और अधातु में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज का हमारा जो चैप्टर 3 है, जिसमें हम धातु अधातु से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमने रसायन विज्ञान कक्षा 10 के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिया है। आप लोग उसे अवश्य देखें। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी उसे देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु। तो देखिए, जो धातु अधातु है वो आता कहाँ से है? तो धातु अधातु जो है वो तत्व से ही आते हैं। धातु अधातु और उपधातु। तो तत्व क्या होता है उसे हम जानते हैं। तत्व किसे कहते हैं? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। उन्हें तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या है? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण यानी तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। एक हमारा चैप्टर होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये हमारा टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बताते हैं, तत्वों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में और वैसे 3 भागों में बांटते हैं। तो हम देखते हैं तत्वों के प्रकार। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और जो इन दोनों के बीच का होता है उसको हम बोलते हैं उपधातु। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है उसको हम उपधातु कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं धातु यानी कि मेटल्स क्या होते हैं। तो जो सामान्य क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम धातु कहते हैं। जो सामान्य अभिक्रिया में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो धातु क्या है? जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे ये सोडियम है,
तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसको हम धातु बोलेंगे। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और धातुएं धन विद्युतीय प्रकृति की होती हैं। धातुएं धन विद्युतीय प्रकृति की होती हैं। अभी हम देखेंगे धातु अधातु के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। आइए हम जानते हैं अधातु। तो अधातु वे तत्व हैं, अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रिया में, जो सामान्य अभिक्रिया में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन, एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अधातु क्या है? वे तत्व हैं जो सामान्य क्रिया में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं? अधातु हैं आदि। अब बात करते हैं कि जो धातुएं हैं वो तो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जो अधातु हैं वो तीनों अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अधातु, अधातुएं प्रायः ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, तो ये गैसीय अवस्था में होता है। बात करें ब्रोमीन की तो ये द्रव अवस्था में रहता है, और बात कर दें हम आयोडीन की तो ये ठोस अवस्था में रहता है। ये तीनों क्या है? अधातु, लेकिन तीनों की अवस्थाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से सीजियम और फ्रांसियम, Hg और गैलियम, ये सब जो हैं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांशतः अगर हम तत्वों की बात करें तो लगभग 80% तत्व क्या हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, यानी कि धातु हैं, और 20% में ही उपधातु और अधातु आते हैं। अब हम उपधातु की बात करें तो उपधातु वे तत्व हैं, वे तत्व हैं जो धातु व अधातु दोनों के गुण रखते हैं, जो दोनों के गुण रखते हैं। जैसे
सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये दोनों के ही गुण रखते हैं। तो आप एक बार इसे देख लीजिए। तत्व क्या है, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्वों को हम निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। बात करें धातु की, तो जो तत्व सामान्य अभिक्रिया में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखें, यानी किसी भी तत्व पर अगर प्लस चार्ज है तो हम क्या समझेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात वे धात्वीय हैं। और जिस पर माइनस चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, और वे अधातु होंगे। जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा वे उपधातु होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, उपधातु हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या हैं, धातु हैं। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और क्षारीय मृदा धातुओं में कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम। उपधातु है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक का भी काम करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक का काम करते हैं और उपधातु के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। अधातुएं क्या हैं, जो सामान्य अभिक्रिया में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि। अधातुएं प्राय ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अवस्थाएं यहाँ पर लिखा गया है। आइए अब हम देखते हैं धातु और अधातु के गुणों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। तो हम आगे जानेंगे धातु अधातु के महत्वपूर्ण गुण। धातु अधातु के गुणों की तुलना। धातु व अधातु के गुणों की तुलना। धातु व अधातु के गुणों की तुलना। तो हम एक तरफ देखेंगे धातु और एक तरफ देखेंगे अधातु। एक तरफ देखेंगे धातु और एक तरफ देखेंगे अधातु। तो बात करें हम धातुओं की, तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं। ठोस अवस्था में होती हैं। सीजियम व फ्रांसियम को छोड़कर। सीजियम और फ्रांसियम को छोड़कर। सीजियम और फ्रांसियम जो है रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में और ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे हम आयोडीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या है, गैस है, अधातु है, लेकिन वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है आदि। अब हम दूसरे गुण की बात करें
तो धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा गुण है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है, जैसे कार्बन के अपरूप ही होते हैं ग्रेफाइट। अब हम तीसरे गुण की बात करें, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। अगर धातुओं को हम पीटेंगे तो घात को सह लेती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो अगर हम उनको हथौड़े से पीटें तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, यानी वो टूट जाती हैं। तो जो अधातुएं हैं वो भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी टूट जाती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इनमें कोई चमक नहीं होती, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती। इसमें हम लिख लेंगे हीरा को छोड़कर, हीरा को छोड़कर। हीरा में तो बहुत चमक होती है, हीरा को छोड़कर। इनमें टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इनमें टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इस तरह से हमने धातु व अधातु के गुणों के बारे में विवेचना किया, तुलना किया। अब हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि तन्यता क्या है, आघातवर्धनीयता क्या है। ठीक, तो देखते हैं हम तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता का मतलब होता है खींचना। धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में खींचना क्या कहलाता है, और धातुओं को पीटकर पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है। तो एक होता है तन्यता, तो हम तन्यता देखेंगे। पतले तार के रूप में खींचने को हम क्या बोलेंगे? तन्यता। और पीटकर पतले चादर के रूप में उसको हम आघातवर्धनीयता। तो धातुओं को पीटकर पतले तार के रूप में खींचने को
तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बदलने को, धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ये हमने तन्यता जान लिया, आघात वर्धनीयता जान लिया। अब हम जानते हैं गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलना। गलनांक एक प्रकार का टेम्परेचर है, गलनांक। तो ये हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही बता रहे हैं। पूरे विस्तार से इस चैप्टर के बारे में न बता करके हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही आपको अवगत करा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से अध्ययन करना है तो आप अपनी किताब को बढ़िया से पढ़िए और इन वीडियो को देखने से आपको किताब पढ़ने में आनंद अवश्य मिलेगा। तो इसलिए जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गलनांक तो वह निश्चित ताप, गलनांक एक प्रकार का ताप है, क्वथनांक भी एक प्रकार का ताप है। गलनांक यानी गलना, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। क्वथनांक यानी वाष्पीकरण, गर्म होना। जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाए, उसे वाष्पीकरण की भी क्रिया होती है, जिसमें द्रव से वाष्पीकरण होना, पानी का भाप बन करके उड़ना। तो ये द्रव से वाष्प अवस्था में बदल रहा है। तो गलनांक क्वथनांक हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है और धातुओं के शोधन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं खनिज। तो नाम है खनिज। तो खनिज का मतलब है पृथ्वी की सतह से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ। खनिज क्या होता है देखते हैं। मिनरल्स, खनिज पृथ्वी की सतह से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। पदार्थों को
खनिज कहते हैं। पृथ्वी की सतह से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं अयस्क की। तो अयस्क भी एक प्रकार का खनिज होता है। अयस्क वह खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्च में व अधिक मात्रा में किया जाता है। तो अयस्क वह खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्च में व अधिक मात्रा में किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। अब हम देखते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। अब देखिए, धातु कर्म की जो क्रिया है वो निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। धातु कर्म की क्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। अब वो कौन कौन से पद हैं तो हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? पीसे हुए अयस्क का सांद्रण। पीसे हुए अयस्क का सांद्रण। फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है निस्तापन। फिर तीसरा स्टेप हमारा है भर्जन। चौथा है प्रगलन और पांचवा है धातु का शोधन। तो देखिए, जो अब हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये हमारा वन शॉट है जिसमें हम कुछ केवल और केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही आपको अवगत कराए हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो हम उसके लिए अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें 6-7 पार्ट में ये पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि पीसे हुए अयस्क का सांद्रण क्या होता है। सांद्रण का मतलब होता है छांट-बीन करके अलग करना। जैसे किसी भी चीज़ में कोई कंकड़ पत्थर पड़ गया है तो उन कंकड़ पत्थर को निकाल करके अलग करने की क्रिया को ही हम सांद्रण कहते हैं। तो जब हम पृथ्वी की सतह से किसी पदार्थ को खोद कर निकालते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर रहते हैं। तो जो धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर होते हैं उनको हम अधात्री, या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को ही हम पीसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो पीसे अयस्क का सांद्रण क्या है? खान से प्राप्त अयस्क में तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे धूल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के कण सम्मिलित रहते हैं, जिन्हें हम अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क से इन्हें दूर करने की प्रक्रिया को ही
अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब हम देखते हैं निस्तापन। निस्तापन यानी निम्न ताप पर ऐसे उसको गर्म करना जिससे अवाष्पशील अपद्रव्य निकल जाए। तो जब हम अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं जिससे उसमें जो अवाष्पशील अपद्रव्य होते हैं वो उड़ जाए, तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। अब बात करते हैं भर्जन की। तो अयस्क और निस्तापन के बाद भर्जन की क्रिया होती है जिसमें अयस्क को अकेले या उचित पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की सीमित मात्रा में तपाया जाता है जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी को हम भर्जन कहते हैं। आइए अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं प्रगलन। प्रगलन का मतलब गलाना। निस्तापन और भर्जन के बाद अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। निस्तापन और भर्जन के बाद अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन के लिए उचित गालक का प्रयोग करते हैं। अब गालक क्या होते हैं? तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो अगलनीय अशुद्धियों को गला देते हैं, उनको हम बोलते हैं गालक। अम्लीय अशुद्धियों के लिए क्षारीय गालक और क्षारीय अशुद्धियों के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। जैसे CaO एक क्षारीय गालक है क्योंकि इसमें क्षार है, कैल्शियम। SiO2 एक अम्लीय गालक है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं CaO प्लस SiO2 तो CaSiO3 बनेगा, जो क्या होगा? धातु मल होगा। अब इन सभी प्रक्रियाओं के बाद हम क्या करते हैं? भट्ठी में धातुओं का शोधन करते हैं। तो धातुओं के शोधन के लिए अलग अलग भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे चर्चित विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपघटनी प्रक्रम होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।